नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि अम्ल एवं क्षारक क्या होते हैं, उनके गुणों के बारे में हमने जाना था और एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था सूचक इंडिकेटर्स। तो जो सूचक होते हैं उन सूचकों के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे सूचक हमें अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के बारे में बताते हैं। तो सूचक हमने एक तो गंध प्रकार के सूचक पढ़े थे और दूसरे रंग सूचक पढ़े थे। तो आज हम हमारे उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे कि सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो जो हमारे सार्वत्रिक सूचक है वह कई अलग अलग सूचकों का मिश्रण होते हैं जो किसी विलयन का पीएच मान और उसकी अम्लीय क्षारीय या उदासीन प्रकृति को रंग परिवर्तन द्वारा बताते हैं। यह केवल अम्ल या क्षारक ही नहीं बताता बल्कि अम्ल एवं क्षारक की तीव्रता को भी बताता है। इसका रंग पीएच स्केल 0 से 14 के अनुसार बदलता है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे रंग एवं गंध सूचक है वो क्या कर रहे हैं, वो अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति को ही बताते हैं कि जो हमारा विलयन होता है वो अम्लीय होता है या क्षारीय। यहाँ पर सार्वत्रिक सूचक हमें उदासीन प्रकृति के बारे में भी जानकारी देते हैं। उदासीन प्रकृति क्या होती है? तो उदासीन प्रकृति को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उसमें अम्लीय गुण और क्षारीय गुण दोनों बराबर मात्रा में विद्यमान हो। वह प्रकृति कौन सी कहलाती है? उदासीन प्रकृति। तो उसका भी हम जानकारी इस सूचकों के माध्यम से बता सकते हैं। और जो ये हमारे सूचक है सार्वत्रिक सूचक, ये विलयन की प्रकृति के साथ साथ उसकी क्या कह सकते हैं तीव्रता भी बताते कि कोई अम्ल है तो वो कितना ज़्यादा अम्लीय है या कितना, कोई क्षार है तो कितना ज़्यादा क्षारीय है, मतलब उसकी शक्ति कितनी ज़्यादा है। तो इसको भी हम बता सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक शब्द आया है कि इसका रंग पीएच स्केल 0 से 14 के अनुसार बदलता है। तो ये पीएच स्केल क्या होता है, तो इसे हम आगे पढ़ते हैं। जो हमारा पीएच स्केल है, पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पीएच स्केल है वह H प्लस आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए बनाया गया है। इस स्केल के अंदर जो पैमाना होता है वो 0 से 14 डिजिट के लिए होता है। तो इसमें जो पी शब्द है, पी एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या है? पुशांस है, जिसका अर्थ होता है शक्ति, पावर होता है। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि पीएच बराबर पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन H प्लस आयन की शक्ति को ही हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि पीएच को ऐसी संख्या के रूप में देखते हैं जो किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता को दर्शाती है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि पीएच क्या है तो हम इसको एक शॉर्ट परिभाषा के रूप में ये भी लिख सकते हैं कि पीएच को ऐसी संख्या के रूप में लिखा जाता है जो किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता को दर्शाती है। फिर आगे है कि H प्लस आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा, यानी कि H प्लस आयन जितना ज़्यादा होगा, कहने का मतलब है, अगला पॉइंट है कि H प्लस आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा, यानी कि H प्लस आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतना ही उसका पीएच मान कम होगा। तो इसको हम इससे समझ सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन व्युत्क्रमानुपाती 1/pH। तो अगर पीएच का मान कम है तो H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी, H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है तो पीएच का मान क्या होगा? कम होगा। जो ये हमारा पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल में सामान्यतः 0 अधिक अम्लीयता से 14 अधिक क्षारीयता तक के पीएच को हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पीएच स्केल के माध्यम से आप अम्लीयता और क्षारीयता को कहाँ तक ज्ञात कर सकते हैं, तो आप शून्य, जो शून्य पैमाना होता है वह क्या होता है? अधिक अम्लीयता को बताता है, और जो 14 पैमाना होता है वह अधिक क्षारीयता को बताता है। तो हम कह सकते हैं कि पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक के मान को बताता है। फिर हम बात करें कि किसी भी विलयन का मान यदि
किसी भी विलेन का मान 0 से लेकर 14 के बीच होता है। तो यदि किसी भी विलेन का मान 7 से कम है तो वह विलेन क्या कहलाता है? अम्लीय विलेन। यदि किसी विलेन का मान 7 ही है तो उसे क्या कहते हैं? उदासीन विलेन। यदि किसी विलेन का मान 7 से अधिक है तो वह कौन सा विलेन कहलाता है? क्षारीय विलेन। तो इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कोई भी विलेन का मान हमें 7 को आधार मानना है। 7 से कम है तो वह अम्लीय विलेन कहलाता है, 7 ही है तो वह उदासीन विलेन कहलाता है, और 7 से अधिक है तो वह क्षारीय विलेन कहलाता है। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम से हम पीएच की स्ट्रेंथ को बता सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो ये हमारा डायग्राम है, तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारा स्केल होता है, पीएच स्केल 0 से लेकर कहाँ तक होता है? 14 तक, जिसका मध्य बिंदु होता है 7। तो जो ये 7 मान है, ये किसको बताता है? उदासीन प्रकृति को। हमने ऊपर बात की कि यदि पीएच का मान 7 से कम है तो वह कौन सा बताता है? अम्लीय प्रवृत्ति को बताता है। और 7 से ज़्यादा है तो वह कौन सी प्रवृत्ति को बताता है? क्षारीय प्रवृत्ति को। तो जैसे जैसे हम 7 से इधर की ओर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार जैसे जैसे हम 7 से पीछे की ओर जाएंगे, जैसे जैसे 7 से कम होता जाएगा मान पीएच का, तो वह कौन सी प्रवृत्ति हो जाएगी? अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। तो इसमें ये H+ आयन और OH- क्या है? तो हम जानते हैं, हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो जो ये हमारा पीएच स्केल होता है 0 से 14 के बीच में, तो जैसे जैसे हम दाएं से बाएं की ओर बढ़ते हैं तो H+ आयन की सांद्रता क्या होती है? घटती जाती है। और जैसे हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो OH- आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि पीएच के मान में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ेगी, OH- आयन बढ़ेंगे और H+ आयन कम होते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे इधर से इधर जाएंगे तो H+ आयन कम होता जा रहा है और OH- बढ़ता जा रहा है। उसी पे अगर हम उल्टे जाएंगे तो H+ आयन बढ़ते जाएंगे और OH- कम होते जाएंगे। इसे हम आगे समझते हैं। जैसे इस पूरी थ्योरी को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे पीएच का मान जितना कम है, पीएच जितना कम है अम्ल उतना ज़्यादा शक्तिशाली। यदि किसी का पीएच मान कम है तो वो क्या होगा? बहुत ही अम्ल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। पहले तो हमें ये जानना है कि अम्ल कब होगा? अम्ल जब होगा जब पीएच का मान 7 से कम होगा। 7 से कम है लेकिन अगर बहुत ही कम है तो वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कहलाएगा। और अगर ज़्यादा शक्तिशाली अम्ल है तो उसमें अधिक H+ आयन उत्पन्न होंगे। और पीएच जितना अधिक है, क्षार उतना अधिक शक्तिशाली है। तो पीएच मान कम है तो अम्ल अधिक शक्तिशाली होगा, और पीएच मान ज़्यादा है तो क्षार अधिक शक्तिशाली होगा। और क्षार अधिक शक्तिशाली कब होगा? जब उसके अंदर कम H+ आयन बनेंगे और ज़्यादा कौन से आयन बनेंगे? OH- आयन। ठीक है, तो आपको एक सवाल दिया जाता है कि एक एग्जाम में एक सवाल पूछ सकते हैं कि जैसे क्षारीय विलयन है तो क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, फिर भी वह क्षारीय क्यों होता है? तो प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि हमने जैसे पढ़ा है कि अम्ल H+ आयन देते हैं और क्षारकों में भी अगर H+ आयन होते हैं तो फिर वह अम्ल क्यों नहीं है, क्षार ही क्यों है? तो इसका आंसर ये है कि क्षारीय विलयन में H+ आयन मौजूद होते हैं लेकिन उनकी सांद्रता बहुत कम होती है। मौजूद तो होते हैं लेकिन उनकी सांद्रता बहुत कम होती है, बहुत कम मात्रा में होते हैं। जबकि वहाँ पर OH- आयन की सांद्रता बहुत अधिक होती है, इसलिए विलयन क्षारकीय होता है। तो विलयन क्षारीय कब होगा? जब उसके अंदर OH- आयन ज़्यादा बनेंगे और H+ आयन कम बनेंगे। अम्ल कब होगा? तो अम्लीय विलयन तब होगा जब उसके अंदर H+ आयन ज़्यादा बनेंगे और OH- आयन कम बनेंगे। अगला नोट में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पानी में क्या होता है, हमेशा संतुलन बैलेंस बना रहता है। कि जैसे जल है तो जल H+ आयन और OH- आयन में से बनता है। जैसे ही जल को आप तोड़ोगे तो जल दो आयनों में बना है, H+ आयन और OH- आयन। तो H+ आयन या OH- आयन कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होते हैं। सिर्फ अम्ल या क्षारक डालने पर क्रमशः H+ व OH- आयन बढ़ जाते हैं। अम्ल की स्थिति में H+ आयन OH- आयन को उदासीन कर देते हैं, वही क्षार की स्थिति में OH- आयन H+ आयन को उदासीन कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा अम्ल है वो एक क्या है? क्षारक।
अम्ल कौन से आयन देंगे, H+ आयन, और क्षार कौन से आयन देते हैं, OH- आयन। तो जैसे ही अम्ल को हम जलीय विलयन में डालेंगे, जलीय विलयन में डालेंगे तो अम्ल क्या देगा, H+ आयन, और क्षार क्या देगा, OH- आयन देगा, नहीं देगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जलीय विलयन यानी जल के पास में भी दो अणु है, कौन कौन से, H+ आयन और OH- आयन। अगर अम्ल H+ आयन दे रहा है तो अम्ल अगर H+ आयन देगा जलीय विलयन में, तो H+ आप देखोगे कि H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है और OH- की सांद्रता कम होती जा रही है। तो आप देखेंगे ये H+ आयन क्या करते हैं, इस OH- आयन को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है उदासीन कर देते हैं। वही अगर हम क्षारकों की बात करें तो क्षारक क्या करेंगे कि ये जलीय विलयन में OH- आयन देंगे, और जलीय विलयन को अगर हम देखें तो जलीय विलयन कैसे बना है, H+ आयन और OH- आयन। क्षारक भी OH दे रहा है और जल के पास खुद का OH है, तो यहाँ पर OH- आयन की क्या होगी, सांद्रता बढ़ेगी। तो OH- आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो ये OH- आयन क्या करेंगे, इस H+ आयन को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज या मतलब हम कह सकते हैं उदासीन कर देते हैं। तो जल में क्या होता है कि पानी का संतुलन हमेशा बैलेंस रहता है, H+ आयन और OH- आयन बैलेंस रहते हैं। तो हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस पूरे पीएच स्केल को हमने कलर वाइज बता रखा है कि इसमें प्रत्येक पीएच मान के लिए एक पर्टिकुलर कलर बताया हुआ है, जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि किसी भी विलयन में यदि हम पीएच पेपर को डुबोते हैं तो वो उसका कलर जैसे ही चेंज करेगा तो हम बता सकते हैं कि वह विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, और यदि अम्लीय है तो वह कितना प्रबल या कितना दुर्बल है, और क्षारीय है तो कितना प्रबल या कितना दुर्बल है। तो इस यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि वह विलयन कौन सा है। अब आपको स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं जिनकी वैल्यू पीएच मान बताया गया है, जिससे हम देख सकते हैं कि उनका कलर कैसा है। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है गैस्ट्रिक एसिड जूस, जो हमारा जठर रस होता है जो कि पेट में बनता है, उदर में बनता है, जिसका पीएच मान होता है 1.2, तो उसका कलर हल्का सा रेड होता है। फिर उसके बाद में अगला एग्जाम्पल है जैसे लेमन जूस, नींबू का रस, तो नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2। फिर हम बात करें प्योर वाटर, जो शुद्ध जल होता है, आशुद्ध जल होता है, उसका पीएच मान होता है 7, और जो हमारा रक्त होता है उसका पीएच मान होता है 7.4। फिर अगला एग्जाम्पल है जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच मान होता है 10, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच मान क्या होता है 14। तो ये इन एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल्स के आपको पीएच मान आपको याद रखने हैं कि अम्ल एवं क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर संख्या अथवा सांद्रता पर निर्भर करती है। इस कारण अम्ल एवं क्षारक को दो भागों में बांटा गया है। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अम्ल एवं क्षारक की शक्ति विलयन में किस पर निर्भर करती है, तो आप वहाँ पर क्या बताओगे कि अम्ल एवं क्षारक की शक्ति विलयन में H+ आयन और OH- आयन की संख्या अथवा सांद्रता पर निर्भर करती है। तो इसी आधार पर क्या है कि अम्ल एवं क्षारक को दो भागों में बांटा गया है। जो हमारे अम्ल होते हैं एसिड्स, जिन्हें दो भागों में बांटा है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल, उसी प्रकार क्षारक को दो भागों में बांटा है, प्रबल क्षारक एवं दुर्बल क्षारक। तो क्या होते हैं प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल? तो जो हमारे अम्ल है जिसमें प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जिनके एग्जाम्पल है जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? तो दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में कम मात्रा में H+ आयन्स उत्पन्न करते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? तो CH3COH यानी एसिटिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, साइट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो इन एग्जाम्पल से आपको पूछा जा सकता है कि दुर्बल अम्ल या प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल्स लिखिए, या फिर आपको इनकी परिभाषाएं पूछी जा सकती है कि प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल क्या होते हैं।
उसी प्रकार हम आगे पढ़ते हैं कि क्षारक, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक क्या होते हैं। तो जो हमारे प्रबल क्षारक है, वे क्षारक जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, वे प्रबल क्षारक कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल है NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसी प्रकार हम दूसरा पढ़ेंगे कि दुर्बल क्षारक क्या होते हैं। तो वे क्षारक जो जलीय विलयन में कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक। इनके एग्जाम्पल है जैसे NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड, FeOH का होल ट्वाइस मतलब आयरन ऑक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ZnOH का होल ट्वाइस मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे क्या है, दुर्बल क्षारक है और ये क्या है, प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक क्यों है, क्योंकि ये अधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न कर रहे हैं। और ये दुर्बल क्यों है, क्योंकि ये कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसे हम इन सूत्रों के आधार पर समझ सकते हैं कि यदि किसी अम्लीय गुण का मान ज़्यादा है तो क्यों है, क्योंकि वहाँ पर H प्लस आयनों की सांद्रता भी ज़्यादा है। H प्लस आयनों की सांद्रता ज़्यादा होगी तो अम्लीय गुण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसी प्रकार यदि OH माइनस आयनों की सांद्रता ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्षारीय गुण क्या होगा, ज़्यादा होगा। अम्लीय गुण व्युत्क्रमानुपाती 1/, क्षारीय गुण यदि कोई पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ, यदि वह अत्यधिक अम्लीय है तो अत्यधिक अम्लीय होने का कारण क्या है कि उसमें क्या है कि H प्लस आयन ज़्यादा बन रहे हैं और OH माइनस आयन कम बन रहे हैं। H प्लस आयन ज़्यादा बनेंगे तो वहाँ पर कौन सा गुण ज़्यादा होगा, अम्लीय गुण ज़्यादा होगा। OH माइनस आयन कम बन रहे हैं मतलब वहाँ पर कौन सा गुण कम है, तो क्षारीय गुण कम होगा। तो इस सूत्र से हम समझ सकते हैं। फिर जो आपको मैंने अभी ऊपर टेबल बताई थी, तो उस टेबल को हम इस से समझ सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर जो हमारी टेबल है ये वाली, तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, इधर से इधर की ओर जाते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर अम्लीय गुण घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि वहाँ पर H प्लस आयन की सांद्रता घटती है। क्षारीय गुण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, जैसे अम्लीय गुण बढ़ता है या घटता है, क्षारीय गुण बढ़ता है या घटता है। चार ऑप्शन में आपको, अगर जो आपको इन चारों में से जो भी आपको गलत दिख रहा होगा आप उस पर टिक कर दें तो वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, उसी प्रकार ये तो बाएं से दाएं जाने का। अब अगर हम दाएं से बाएं की ओर जाए तो उसके लिए क्या है कि जैसे ही हम दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो अम्लीय गुण क्या होता है, बढ़ता है। H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है, क्षारीय गुण घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि OH माइनस आयन की सांद्रता घटती है। अब एक टॉपिक आया है कि क्षार एल्कली क्या होते हैं। एक होते हैं हमारे पास क्षारक जिन्हें बेस कहा जाता है और एक होता है क्षार जिन्हें एल्कली कहा जाता है। क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, तो हम उसको इस परिभाषा से समझ सकते हैं। तो वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार एल्कली कहते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, जिन्हें एल्कली कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है, स्वाद में कड़वे होते हैं तथा इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। इसलिए इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न बने कि क्षार क्षार को हमें क्यों छूना या चखना नहीं चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि क्षार को इसलिए छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं और इनकी प्रकृति क्या होती है, संक्षारक होती है। इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि जल में घुलनशील क्षारक वाटर सोल्यूबल बेसिस को ही क्या कहा जाता है, क्षार या एल्कली। फिर हम आगे चलते हैं कि क्षार क्षार के एल्कली के क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो क्षार के एग्जाम्पल है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये तीनों है, ये क्या है, ये अत्यधिक घुलनशील होते हैं। ये जल में जैसे ही इनको डाला जाता है ये अत्यधिक घुल जाते हैं।
ठीक है। आंशिक घुलनशील पार्शियल सोलुबल, मतलब ये घुलते तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं। वे कौन से पदार्थ कहलाते हैं? आंशिक घुलनशील पदार्थ। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस। तो ये तीनों एग्जाम्पल क्या है? ये आंशिक घुलनशील होते हैं जलीय विलयन में। ठीक है। फिर उसके बाद में हम नोट में पॉइंट पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे भी क्षारक होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी क्षारक होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस, आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्वाइस और कॉपर हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जल में घुलनशील क्षारक कौन से नहीं होते हैं, तो उनके एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे? जिंक हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। कौन आंशिक घुलनशील है? तो उनमें आप ये लिखोगे। कौन पूर्णतः घुलनशील होते हैं? तो उनमें यह आप एग्जाम्पल लिखोगे। अब इन टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? तो ये हमारा मास्टर डोज है जिसके अंदर हम उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं जो एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट होते हैं। हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब की चर्चा हम इस मास्टर डोज के अंतर्गत करते हैं। इसमें पहला है कि अम्ल एवं क्षारक की शक्ति किस पर निर्भर करती है। तो हमने बात की थी ऊपर कि अम्ल एवं क्षारक की शक्ति H+ आयन पर भी निर्भर करती है और OH- आयन पर भी निर्भर करती है। तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे? A व B दोनों। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रबल व दुर्बल अम्ल तथा प्रबल व दुर्बल क्षारक से आप क्या समझते हैं? तो आपको परिभाषाएं लिखनी है इसके अंदर। ठीक है। प्रबल जो ज़्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं, दुर्बल जो कम मात्रा में H+ आयन देते हैं। प्रबल क्षारक कौन से होते हैं? जो ज़्यादा मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करते हैं, और दुर्बल कौन से होते हैं? जो कम मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के क्या उदाहरण है? तो प्रबल अम्ल जैसे H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। प्रबल क्षारक कौन से होते हैं? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है? प्रबल क्षारक होते हैं। H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो अम्लीय गुण का क्या होता है? तो ये एग्जाम्पल में ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसको मैंने आपको वो बताया था कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, अम्लीय गुण बढ़ता है घटता है। तो उससे आप इसको कर सकते हैं। तो H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो अम्लीय गुण भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों होगा? क्योंकि H+ आयनों की सांद्रता और अम्लीय गुण आपस में क्या होता है? समानुपाती होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं तथा ऐसे क्षारकों के उदाहरण बताइए जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्षार, एल्कली। और ऐसे क्षारकों के उदाहरण बताइए जो जल में घुलनशील सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो ऊपर हमने पढ़ा है कि जल में घुलनशील क्षारक कौन से होते हैं? तो जिंक हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर आप वहां से देख सकते हो। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि दैनिक जीवन के अंदर पीएच का क्या महत्व है। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। जैसे पौधे एवं पशु पीएच के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। तो पीएच का हम दैनिक जीवन में महत्व पढ़ रहे हैं। तो इनमें जो जो भी ये पॉइंट आएंगे आगे से आगे, इनसे निबंधात्मक प्रश्न पूछते हैं। जैसे 3 नंबर या 4 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्यों? तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि हमारे शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के मध्य कार्य करता है। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर का पीएच क्या होता है, ये कितने पीएच परास पर हमारा शरीर कार्य करता है। तो आप वहाँ पर क्या लिखोगे कि हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के मध्य कार्य करता है। इस निश्चित परास में ही प्राणी जीवित रह सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि वर्षा के जल का मान पीएच मान यदि 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यहाँ से आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो आप कहोगे कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा। इस अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है, जिससे जलीय जीवों का जीवन कठिन हो जाता है। तो जैसे ही अम्लीय वर्षा का जो जल होता है नदी में मिलता है तो ये क्या करता है कि जलीय जीवों को हानि पहुंचाता है। कैसे हानि पहुंचाता है? क्योंकि यह अम्लीय
वर्षा कैसे है कि पीएच का मान कम हो गया है, 5.6 से कम हो गया है। तो जैसे पीएच का मान कम हो गया है, तो जैसे ही ये जल में मिलेगा तो पीएच के मान को और कम कर देगा, और कम कर देगा तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, संक्षारित प्रकृति। तो वो जलीय जीवों को क्या हो गए, नुकसान पहुंचाने लग जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के पीले श्वेत बादलों से बना होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जो शुक्र ग्रह का वायुमंडल है किस अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बना होता है। तो आप कह सकते हो सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बना होता है। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है कि उपज में महत्व। तो इससे आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे कि उपज में पीएच का क्या महत्व है, समझिए। तो आप क्या कहोगे कि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। जैसे मनुष्य को कार्य करने के लिए एक अलग पीएच की आवश्यकता हो रही है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा है कि 7.0 से 7.8 पीएच परास पर ही मनुष्य जीवित रह सकते हैं या प्राणी जीवित रह सकते हैं। उसी प्रकार अच्छी उपज, पौधों के लिए अच्छी उपज कब प्राप्त होगी, जब उसके लिए एक विशिष्ट पीएच पर वो कार्य करेंगे। तो अतः विभिन्न स्थानों की मिट्टी की पीएच ज्ञात करके उसके अनुसार उसका उपचार किया जाता है। फिर उसके बाद में ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब मिट्टी सॉइल अधिक अम्लीय होती है तो उसमें चूना मिलाया जाता है। जब मिट्टी क्षारीय होती है तो उसमें कोई अम्लीय पदार्थ मिलाकर उचित पीएच पर लाया जाता है। तो आपके एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे कि यदि मिट्टी अम्लीय है तो आप उसका उपचार कैसे करोगे। तो हमारी मिट्टी यदि अम्लीय है तो हम उसके अंदर चूना मिलाएंगे, जिससे वो क्या हो जाएगी, उसकी प्रकृति उदासीन हो जाएगी। ठीक है। उसी प्रकार यदि आपकी मिट्टी क्षारीय है तो फिर आप क्या उपचार करेंगे। तो यदि हमारी मिट्टी क्षारीय है तो हम उसमें कोई अम्लीय पदार्थ मिलाएंगे ताकि उसका पीएच मान क्या होगा, बराबर हो जाएगा और वो बैलेंस हो जाएगी और उदासीन हो जाएगी, जिससे हमारी उपज क्या होगी, हमें अधिक मिलेगी। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है कि पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। तो जो हमारा उदर होता है, उदर का मतलब होता है पेट। जो हमारा पेट होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl उत्पन्न करता है, जो कि उदर को यानी पेट को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो जो हमारा पेट है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ये क्या करता है कि हमारे भोजन भोजन को क्या है कि पचाने में सहायक होता है और हमारे पेट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। आगे चलते हैं कि अपच, जिसे इंडाइजेशन कहते हैं। तो अपच की स्थिति में क्या होता है, जो हमारा पेट होता है वो अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या है कि उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड, इस चीज़ को आप नोट करना कि जब हमें अपच होती है तो उसमें आप किसका उपयोग करते हैं। उस अपच की स्थिति में हमें दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, तो इस दर्द से मुक्त होने के लिए आप किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते हैं। तो आप एंटासिड का उपयोग करते हैं, जो अम्ल की अत्यधिक या अधिक मात्रा को उदासीन न्यूट्रलाइज करता है। इसके लिए हम MgOH का होल्ट वाइज, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, MgOH का होल्ट वाइज, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये क्या है, ये एक प्रकार का दुर्बल क्षारक है, जो क्या होता है, हमारे पेट में होने वाली अपच से मुक्त कराने के लिए एंटासिड औषधियों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। जो हमारे दंत क्षय होते हैं, दांतों का जो क्षय होता है, वो उसमें पीएच की क्या भूमिका है। तो जो मुंह का पीएच मान होता है वह 5.6 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल दंत वल्क, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट, इसका सूत्र होता है Ca3PO4 का होल्ट वाइज, इससे बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है वह दांतों का इनेमल दंत वल्क होता है। यह किससे बना होता है, तो आप कहोगे कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। यदि एग्जाम में प्रश्न पूछे कि कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र बताइए, तो रासायनिक सूत्र क्या है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है।
ये हमारे दांतों का क्षय कब होता है? जब मुंह का पीएच मान 5.6 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तब इतना स्ट्रॉन्ग पदार्थ भी क्या होने लग जाता है, टूटने लग जाता है। ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.6 से कम होने पर संक्षारित होने लगता है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, और भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे इससे बचाव किया जा सकता है। तो जो हमारे दांतों का इनेमल है वह यदि टूटने लगता है तो उसका कारण क्या है कि उसके पीएच का मान, मुंह के पीएच का मान क्या है, 5.5 से कम हो गया है। तो जो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया है ये क्या है कि हमारे भोजन करने के बाद यदि हम उसकी साफ सफाई नहीं करते हैं तो ये जो बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर पनपने लगते हैं, ये पीएच के मान को घटा देते हैं। और जैसे ही वो घटाएंगे तो वो क्या है कि हमारा मुंह का, दांतों का जो इनेमल है, दंत वल्क है, वो क्षतिग्रस्त होने लग जाता है। ठीक है। इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें रोज मंजन करना चाहिए। मुंह की सफाई के लिए क्षार के दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। यदि क्वेश्चन पूछे कि दंत क्षय को कैसे रोका जा सकता है तो आप कहोगे कि मुंह की सफाई करने के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। फिर अगला पॉइंट है कि पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें वो फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है, जिससे दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करने से आराम मिलता है। तो जो हमारे पशु एवं पौधे हैं वो क्या है कि वह कुछ रसायन उत्पन्न करते हैं, उनसे हम हमारी सुरक्षा या बचाव कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारी मधुमक्खी होती है उसका जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। जो वह डंक जैसे ही किसी भी जगह लगता है तो वो क्या है, फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है, जिससे दर्द एवं जलन मतलब सूजन, स्वेलिंग आ जाती है। तो उस डंक मारे गए अंग से आप बचाव कैसे करोगे, तो आप यदि उस जगह बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का आप उपयोग करोगे तो उससे क्या है, आपको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। उसी तरह एक पौधा होता है जिसका नाम होता है नेटल। तो नेटल के डंक वाले बाल में मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण दर्द एवं जलन होती है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डोक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। जो फॉर्मिक अम्ल होता है और मेथेनोइक अम्ल होता है, दोनों एक ही प्रकार के अम्ल हैं। दोनों एक ही अम्ल के दो नाम है, फॉर्मिक अम्ल भी आप कह सकते हो और मेथेनोइक अम्ल भी कह सकते हो। तो जो मधुमक्खी का डंक है तो उससे आप बचाव कैसे करोगे कि वहाँ पे आप क्या करोगे, बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक को जैसे ही आप रगड़ोगे तो उससे क्या है कि उससे आपको राहत मिलेगी। उसी प्रकार नेटल का जो डंक है वह भी मेथेनोइक अम्ल छोड़ रहा है, तो जिससे भी दर्द एवं जलन होती है तो आप उससे बचाव कैसे करोगे। तो इस पौधे के पास ही एक अन्य पौधा होता है जिसका नाम होता है डोक। तो जो डोक पौधा होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, वह उसकी पौधे की पत्ती को जैसे ही हम रगड़ेंगे उसका इलाज हो जाएगा। अब इन सब पॉइंटों से, इन सब पैराग्राफ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम इसमें चर्चा कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल में पी सूचक है पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। तो हमने बात की थी पीएच स्केल में कि पुषांश जो एक जर्मन शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, रंग, शक्ति, कार्य एवं ऊर्जा। तो आप क्या लगाओगे वहाँ पर, शक्ति। दूसरा है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो जो हमारा रक्त होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7.4। और 7 किसका होता है, वो होता है आसू जल का, उदासीन जल का। ठीक है। कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा, लाल को नीला कर रहा है। तो हमने वो अम्ल एवं क्षारक के पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि एक शब्द मैंने आपको बताया था, अनीलो एवं क्षालिनी। तो क्षार क्या होते हैं, वह लाल को नीला कर देते। तो यहाँ पे क्षारकों की बात हो रही है, तो क्षार क्या कर रहे हैं, लाल को नीला कर देते। तो क्षारकों का पीएच मान कितना होता है, 7 से ज़्यादा और 14 से कम। तो 7 से 14 के बीच में आपको यहाँ पर कौन सा पीएच मान दिख रहा है, ये वाला। तो आप इस पर
लगा सकते हो। अगला है शुद्ध जल आसुत जल का पीएच मान क्या होता है 7। जब वर्षा जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह क्या कहलाती है, वह हमारे अम्लीय वर्षा कहलाती है। जठर रस गैस्ट्रिक एसिड का पीएच क्या होता है 1.2। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर सामान्यतः किस पीएच परास के मध्य कार्य करता है। तो वहाँ पर मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगाया था कि मानव जो हमारा शरीर होता है वो 7.0 से 7.8 के पीएच परास पर कार्य करता है। किस ग्रह का वायुमंडल H2SO4 के पीले श्वेत बादलों से बना होता है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, शुक्र ग्रह। पीएच स्केल को समझिए। तो पीएच स्केल को मैंने आपको परिभाषा वहाँ पर ऊपर बताई थी कि पीएच स्केल अम्ल एवं क्षारीयता को बताते हैं। ये 0 से 14 के बीच का पैमाना होता है। पीएच एक स्केल होता है जिसमें पी पुसांस एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। उससे आप कर सकते हो। पीएच स्केल में कहाँ तक के पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। तो पीएच स्केल में आप 0 से लेकर 14 तक के पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। निम्न को प्रबलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है जठर रस व नींबू का रस, दूसरा है रक्त व शुद्ध जल, तीसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको जो ऊपर टेबल दिख रही थी उस टेबल के आधार पर आप इनको पता कर सकते हैं और इनको घटते क्रम में आप जमा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच का मान में क्या परिवर्तन होगा। तो जो हमारा ताज़ा दूध है उसका पीएच मान 6 होता है। 6 हो रहा है मतलब क्या है कि वो हल्का अम्लीय है, क्योंकि 7 से कम क्या कहलाता है, अम्लीय माध्यम। तो ताजे दूध का पीएच मान 6 यानी वो हल्का अम्लीय। लेकिन जब इसका किण्वन फर्मेंटेशन होता है, जब इसका किण्वन होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है जिससे दूध दही में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण इसका अम्लीय गुण बढ़ जाता है जिससे इसके पीएच मान में और कमी आ जाती है। तो अभी दूध कैसा है, हल्का अम्लीय। जैसे ही इसका किण्वन होगा तो किण्वन होगा तो क्या है होगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा। और जो अम्ल बन रहा है तो वो उसके पीएच को क्या करेगा, और घटा देगा। तो घटाएगा तो वहाँ पर H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो अम्लीय गुण भी बढ़ेगा। अम्लीय गुण बढ़ेगा तो पीएच का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इससे आप इसका आंसर कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है कि ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं। तो ताज़ा दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय हो जाता है, अर्थात पीएच बढ़ जाता है। बेकिंग सोडा NaCO3 जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, यह विलयन को क्षारीय बना देता है जिससे दूध के परिरक्षण प्रिजर्वेशन में बनने वाले लैक्टिक अम्ल उदासीन हो जाता है, जिससे दूध जल्दी खराब नहीं होता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि ताजे दूध में बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं। तो अम्ल क्या है, अभी अम्ल दूध का जो पीएच मान है वो क्या है 6 है, मतलब हल्का अम्लीय है। तो अम्लीय है तो अगर यदि हम उसमें बेकिंग सोडा नहीं मिलाएंगे तो वो बहुत जल्दी उसका किण्वन हो जाएगा, और किण्वन हो जाएगा तो लैक्टिक अम्ल बनेगा। तो हमें क्या है कि उसके किण्वन होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि उसके अंदर बेकिंग सोडा मिला देंगे। बेकिंग सोडा जिसका सूत्र होता है NaHCO3 जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। जैसे ही इसको हम उसके अंदर मिलेंगे तो अम्लीय माध्यम से वो कौन से माध्यम में चल जाएगा, क्षारीय माध्यम में। उसकी विलयन की प्रकृति कैसे हो जाएगी, क्षारीय। वो क्षारीय होगी तो दूध का परिरक्षण बहुत आसानी से हो जाएगा, और लैक्टिक जो अम्ल है वो अगर कम होता पीएच मान तो लैक्टिक अम्ल जल्दी बन जाता। और अब हमने पीएच के मान को बढ़ा दिया तो लैक्टिक अम्ल क्या हो जा रहा है, उदासीन हो जाता है, जिससे दूध जल्दी खराब नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अप अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो अपच यानी कि एसिडिटी। तो अपच का उपचार करने के लिए आप किस प्रकार की औषधि का यूज करते हैं, एंटासिड। ठीक है। फिर 15वां क्वेश्चन है हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर क्या है, हमने पीएच दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में जो पहला पढ़ा था पॉइंट, तो उसके अंदर हमने बात की थी कि जो हमारा पेट है वो कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जा सकता है। तो मधुमक्खी
फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खी का जो डंक है वो फॉर्मिक अम्ल उससे उत्पन्न करता है। उसके इलाज के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त दंत मंजन की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो दांत साफ करने के लिए जो हमारा दंत मंजन है उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, क्षारीय। ठीक है। दंत क्षय का कारण क्या है, तो हमारे मुंह का पीएच मान यदि 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों का इनेमल दंत वल्क टूटने लग जाता है, जिससे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। आशा है कि आप आज की हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। इसी तरह हमारे लेक्चर्स को देखते रहे। धन्यवाद।